हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील कुमार, लेक्चरर इन साइकोलॉजी डाइट हमीरपुर। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका स्वागत है। डियर ट्रेनीज, आपने पिछले लेक्चर में गाइडेंस और काउंसलिंग के कंसेप्ट को समझा है और उस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि गाइडेंस और काउंसलिंग की क्या स्टेजेस होती हैं, क्या टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप गाइडेंस और काउंसलिंग के कंसेप्ट से अच्छी तरह परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि लोगों में परामर्श को लेकर अनेक भ्रांतिपूर्ण अवधारणाएं पाई जाती हैं। लोग कई तरह की संबंधित क्रियाओं को, जैसे कि सूचना देना या विभिन्न कार्यों के लिए योग्य लोगों का चुनाव करना, साक्षात्कार करना आदि को ही काउंसलिंग मानने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि ये काउंसलिंग नहीं होती। वास्तव में जीवन में परामर्श किसी सहायता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थित रूप से हस्तक्षेप के माध्यम से दिया जाता है। अर्थात परामर्श निर्देशन सेवाओं की केंद्रीय क्रिया है और यह इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति में अपने संसाधन हैं और अपनी क्रियाओं का उत्तरदायित्व स्वयं लेने में समर्थ होता है। व्यक्ति में कठिन परिस्थितियों के समायोजन करने की योग्यता विकसित और सुदृढ़ करना परामर्श का कार्य होता है और जो वयस्क होने पर भली प्रकार उसका साथ देती हैं। अर्थात परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य विद्यार्थियों के आत्मबोध, आत्म स्वीकृति तथा आत्म अनुभूति में वृद्धि करना होता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि परामर्श की क्या अवस्थाएं हैं, कितने उसके प्रकार हैं और कौन कौन सी अप्रोचेस परामर्श के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम स्टेजेस से शुरू करेंगे, परामर्श प्रक्रिया की अवस्थाएं। डियर स्टूडेंट्स, परामर्श प्रक्रिया की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, परामर्शदाता और लाभार्थी के बीच संपर्क स्थापित करने की अवस्था, और दूसरी, परामर्शदाता और लाभार्थी की आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने की अवस्था, और तीसरी, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तरीकों की पहचान करने की अवस्था। इनको हम सब पॉइंट्स में बांट रहे हैं। पहली अवस्था को हम कहेंगे इनिशियल डिस्क्लोजर, प्रथम अवस्था में खुलना। दूसरा, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, यानी कि गहराई से छानबीन करना। और तीसरा, अंडरटेकिंग एक्शन, यानी कि कार्रवाई की प्रतिबद्धता, एक्शन लेना। और सरल भाषा में मैं आपको बता दूं कि परामर्श को 3 चरणों में किया जाता है। एक प्रारंभिक, एक मध्यम और एक अंतिम चरण होता है। फॉर एग्जांपल, हम काउंसलिंग का 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं, तो उसमें 25% टाइम जो हमारा इंट्रोडक्टरी होगा, यानी कि परामर्शदाता और लाभार्थी के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए होगा। और जो मध्यम चरण है उसमें 50% टाइम हम लोग लगाएंगे और उसमें उन तथ्यों की, उनकी समस्याओं की गहराई से छानबीन करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण हैं। और तीसरा जो अंतिम जो चरण है उसमें उस सेशन का 25% समय लगाएंगे, यानी कि क्या क्या एक्शंस लेने हैं, उस उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं, उनको हमने ढूंढना होता है। यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट हमारा प्रथम चरण में, आधा घंटा हमारा द्वितीय चरण में और अंतिम 15 मिनट हमारे तृतीय चरण में गुजरेंगे। तो आइए इन स्टेप बाय स्टेप चरणों को हम लोग समझें कि क्या क्या कार्य होते हैं। 2 व्यक्ति जुड़े होते हैं, एक काउंसली और एक काउंसलर। तो लाभार्थी के क्या रोल होता है और परामर्शदाता क्या क्या रोल होता है इन विभिन्न स्टेजेस में, उसको हम समझते हैं। जो पहला चरण है, प्रारंभिक चरण है, जिसको प्रथम अवस्था में खुलना कहा गया है, इसमें लाभार्थी का कार्य है कि समस्या के स्वरूप का संप्रेषण और समस्या को खुलेपन के साथ स्पष्ट करना। अपनी समस्या के बारे में वो
बातचीत करे, किन समस्या के ऊपर वो बात करना चाहता है, और वो बात करे तो वो खुलकर बात करे, ये लाभार्थी का कार्य होता है। और परामर्शदाता का रोल होता है कि उसके उपचार की ऐसी परिस्थिति बनाना जो विश्वास और कार्यकारी संबंधों पर आधारित हो। उस काउंसलिंग सेशन में क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या जो प्रोफेशनल एथिक्स होंगी, किन किन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, किन बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे, तो उसके लिए चर्चा करना और विश्वास बनाना सबसे बड़ी बात है। ट्रस्ट बिल्डिंग काउंसलर का काम है कि लाभार्थी के साथ वो विश्वास पैदा करे, ताकि उसको लगे कि मेरी समस्याओं का हल यहाँ पर मिल सकता है, और वो काउंसलर को अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बता सके। एक रैपिड फॉर्मेशन की ये स्टेज होती है, सौहार्दपूर्ण वातावरण और संबंध स्थापित करने की अवस्था होती है, और सरल भाषा में आप इसको कह देते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है। ऐसा वातावरण तैयार करना, ऐसी नींव रखना ताकि वो परामर्शदाता खुलकर अपनी समस्या को बता सके। इस तरह का ट्रस्ट बिल्डिंग की ये स्टेज होती है। जो द्वितीय चरण हमारा है, जिसको मध्य चरण हम कहेंगे, वो गहराई से छानबीन करने की अवस्था होती है। इसमें लाभार्थी का कार्य होता है कि व्यक्तिगत समस्याओं के तात्पर्य की गहराई से समझना और विकसित करना, और प्रमुख समस्याओं के आकलन में परामर्शदाता के साथ जुड़ना, अपनी समझ को बढ़ाए, अपनी समस्याओं को जानने के लिए और उनकी असेसमेंट करने के लिए वो काउंसलर की हेल्प ले। और काउंसलर का रोल रहता है कि लाभार्थी में स्व और दूसरों की समझ की योग्यता बढ़ाना, वो अपने आप को समझे, उसके लिए उसको एनकरेज करना, दूसरों को वो समझे, उसकी इस प्रकार की योग्यता को बढ़ाने में मदद करना। और दूसरा, समस्याओं के संबंध में व्यापक रूप से स्वीकार्य आकलन के लिए लाभार्थी को तैयार करना। एक बहुत बड़ा एक सक्सेस निर्भर करती है काउंसलिंग की, कि लाभार्थी अपनी समस्याओं को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। तो ये जो स्वीकार्यता की अवस्था है, जिसमें वो माने हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है और इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, उनको वो पहचान करे, और इस अवस्था में लाभार्थी खुलकर बात करता है और साथ साथ में गहराई से उन समस्याओं के कारणों को काउंसलर की मदद से ढूंढता है, उनको पहचानता है। जो अंतिम अवस्था हमारी आएगी, यानी कि पहले 15 मिनट हमारे इंट्रोडक्टरी हो गए, प्रथम चरण में हो गए, और आधा घंटा हमने गहराई से छानबीन के लिए लगाया, 50% टाइम जो है वो इस अवस्था में लगाया। और जो अंतिम 25% टाइम है, जो आखिर के 15 मिनट हैं, उसमें कार्यवाही की प्रतिबद्धता, जो चर्चा के बाद जो मुख्य बिंदु सामने आए और क्या क्या एक्शंस लेने हैं। लाभार्थी का रोल होगा कि परिवर्तन के लिए विशिष्ट लक्ष्यों का विकास और इन लक्ष्यों तक पहुंचने का निर्णय लेना, और उस तरह की कार्रवाई करना जिससे लक्ष्य प्राप्त हो सके। और काउंसलर का काम है कि विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान और परिवर्तन के उद्देश्य से लक्ष्योन्मुख कार्रवाई में सहयोग देना, ताकि वो लाभार्थी अपने जो गोल फिक्स किए हैं कि क्या क्या चेंजेस अपने व्यवहार में लानी है, अपने उसके थॉट पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस लानी हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में काउंसलर का काम है कि वो सहयोग करे, उसका मार्गदर्शन करे। और असफल कार्रवाइयों का मूल्यांकन और लाभार्थी को लाभ देने वाले व्यवहारों का पुरस्कृत करना। और तीसरा, परामर्श प्रक्रिया को लक्ष्य प्राप्ति हो जाने पर समाप्त कर देना। जब उस लाभार्थी की वो समस्या का हल हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है, तो तीसरी अवस्था में फिर हम उस काउंसलिंग सेशन को एंड कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि काउंसलिंग एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, उसको मनोवैज्ञानिक विधियों का ज्ञान होना और उनको अप्लाई करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वो एक प्रभावशाली परामर्शदाता बन सकता है। तो इन अवस्थाओं के बाद आइए हम जानते हैं कि काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करें।
डियर ट्रेनीज, काउंसलिंग को मुख्यतः हमने यहाँ पर 4 भागों में विभक्त किया है, कैटेगराइज किया है। नंबर 1 क्राइसिस काउंसलिंग, संकटकालीन परामर्श। दूसरा फैसिलिटेटिव काउंसलिंग, सुसाध्यकारी परामर्श। तीसरा प्रिवेंटिव काउंसलिंग यानी कि निवारक परामर्श। चौथा डेवलपमेंटल काउंसलिंग यानी कि विकासात्मक परामर्श। तो आइए हम जानते हैं कि संकटकालीन परामर्श क्या होता है, क्राइसिस काउंसलिंग क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, क्राइसिस सिचुएशंस सच एज लॉस ऑफ ए लव्ड वन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, फेलियर इन एग्जामिनेशन एंड सो ऑन। तो ये जो संकटकालीन जो परामर्श है, ये ऐसी सिचुएशन में दिया जाता है जैसे कि व्यक्ति के किसी प्रियजन का खो जाना, या परिवार के अंदर अंतर्द्वंद्वों का पैदा हो जाना, बेरोजगारी की समस्या से जूझना, या किसी परीक्षा में असफल हो जाने की स्थिति में इस प्रकार की काउंसलिंग दी जाती है, और इस काउंसलिंग को हम क्राइसिस काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई संकट बहुत अधिक गंभीर हो जाता है तो युवाओं को सामान्य व्यवहार उसके प्रभावित होते हैं और उनमें स्वयं पर संदेह, चिंता या अपराध भावना विकसित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षित परामर्शदाता की सहायता की आवश्यकता होती है। तो परामर्शदाता युवाओं की कठिनाइयों को अनदेखा नहीं करते, परंतु उन्हें अपने जीवन के तनावों को समझने और सहन करने के लिए आत्मविश्वासी बनाने में और व्यवहार के नए ढंग अपनाने का प्रयत्न करने में सहायता करते हैं। तो यह हमारी संकट के समय जो परामर्श दिया जाता है उसको हम क्राइसिस काउंसलिंग कहते हैं। दूसरा फैसिलिटेटिव काउंसलिंग, सुसाध्यकारी परामर्श। All of us commit some mistakes or need some clarification at times. आप जानते हैं कि हर एक के जीवन में ऐसा समय आता है कि जब हम लोग जो है वो गलतियां करते हैं और हमें उन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की काउंसलिंग को हम फैसिलिटेटिव काउंसलिंग कहेंगे। सुसाध्यकारी परामर्श। आप जानते हैं कि सुसाध्यकारी परामर्श शैक्षिक समस्याओं, पाठ्यक्रमों में चयन, व्यवसाय की योजना बनाने और परिवार के सदस्यों एवं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ समायोजन करने से संबंधित होते हैं। और तीसरा जो हमारा परामर्श की प्रकार है वो उसको हम कहते हैं निवारक परामर्श, प्रिवेंटिव काउंसलिंग। It is related with specific concerns and is a pragmatic process and has to plan in advance. जैसे नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, एक कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। यानी कि कोई समस्या पैदा हो जाए उसके बाद हम उससे इलाज के लिए जाएं, उसका इलाज ढूंढें, उसका इलाज करें, इससे ज़्यादा बेटर है कि क्यों ना हम ऐसी उतना अवेयर करें कि लोगों को उन समस्याओं से जूझना ना पड़े, उनका सामना ही ना करना पड़े। तो ये जो अप्रोच पहले से वेल प्लान्ड होती है, क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि परामर्शदाता इससे अवेयर है कि बच्चा या विद्यार्थी कोई इस तरह के कदम लेता है तो आने वाले समय में उसको किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस अवस्था में बच्चे को पहले से ही तैयार कर दिया जाता है ताकि आने वाली जो गंभीर परिस्थितियां हैं उनकी वो पहचान कर सके और उनके लिए आवश्यक कदम वो उठा सके। जैसे +2 के बाद जो व्यावसायिक विषयों का चयन करना या शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन वृत्तियों के विषय में अवगत कराना, ये प्रिवेंटिव काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। चौथा हम बात कर रहे हैं विकासात्मक परामर्श यानी कि डेवलपमेंटल काउंसलिंग।
Dear trainees, it is an ongoing process that occurs throughout a person's life. It helps the person in achieving positive personal growth at every stage of their life. आप जानते हैं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है और ज्यों ज्यों बच्चे से व्यक्ति बड़ा होता है, युवावस्था में जाता है, प्रौढ़ावस्था में जाता है, तो पर्यावरण के साथ उसको समायोजन करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसी अवस्थाओं में विकासात्मक परामर्श की आवश्यकता पड़ती है और ये बच्चे के भविष्य के व्यवहार के लक्ष्यों के विन्यास करने में तथा अपनी क्षमता के उपयोग करने में और उन विधियों को ढूंढने तथा स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। तो ये 4 प्रकार की सिचुएशंस में हम लोग कहेंगे कि परामर्श को विभिन्न स्थितियों में दिया जा सकता है। एक क्राइसिस के समय और दूसरी काउंसलिंग हमारी फैसिलिटेटिव होती है, जिसने उनको हमने राह दिखानी है, उसका मार्ग को सुगम करना है। और तीसरे में प्रिवेंशन लेनी है, रोकथाम के उपाय करने हैं कि वो समस्या आए ना। और जो विकासात्मक क्रम में किसी व्यक्ति को जो समस्या आती हैं उनमें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, तो उन विभिन्न अवस्थाओं में मार्गदर्शन करना, ये हमारी 4 प्रकार की मुख्य काउंसलिंग होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे करें, कैसे की जाती है, काउंसलिंग की क्या क्या अप्रोचिंग हैं और उसके क्या क्या उपागम हैं, परामर्श के उपागम क्या हैं। डियर ट्रेनीज, काउंसलिंग में 3 अप्रोचेज मुख्यतः हैं। एक को हम डायरेक्टिव अप्रोच यानी कि निर्देशात्मक उपागम कहते हैं। दूसरी अप्रोच हमारी है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच यानी कि अनिर्देशात्मक उपागम। और तीसरी एक्लेक्टिक अप्रोच यानी कि समन्वित उपागम। तो आइए हम जानते हैं कि ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव या इलेक्टिव अप्रोच है क्या। जैसे नाम से स्पष्ट है, डायरेक्टिव अप्रोच। द डायरेक्टिव अप्रोच ऑफ काउंसलिंग कंप्राइजेज डायरेक्ट काउंसल फ्रॉम द काउंसलर who leads and controls the counseling interview and the counselor direct the activities of the counseling। आप जान गए होंगे, डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से काउंसलर का काउंसली को मदद करना, उसका मार्गदर्शन करना। पूरे इस सेशन को काउंसलर लीड करता है, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप हैं ये माना जाता है कि काउंसलर उनसे भलीभांति परिचित होता है और वो उसको उस दिशा में लाभार्थी को ले जाता है जो उसको जीवन में कदम लेने चाहिए। यानी कि एक प्रत्यक्ष प्रकार का परामर्श होता है जो कि जिसके ऊपर सारा कंट्रोल काउंसलर का होता है। काउंसलर मुख्य भूमिका में होता है संक्षेप में। लेकिन जो दूसरी प्रकार की अप्रोच है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच, वो इससे एकदम विपरीत है। यहाँ पर काउंसलर का डायरेक्ट रोल नहीं होता, बल्कि काउंसली का होता है, लाभार्थी का होता है, परामर्शग्राही का होता है। इन दिस अप्रोच द काउंसलर प्ले द रोल ऑफ लिसनर। यहाँ पे जो परामर्शदाता है उसकी भूमिका एक लिसनर की होती है, श्रोता गण की तरह होती है। And the main purpose is to encourage the counseling to talk freely and bring his her repressed thoughts to the surface। परामर्शदाता श्रोता की भूमिका में होता है और वो परामर्शग्राही को एनकरेज करता है कि अपनी बात को वो खुलकर कहे और जो भी उसके दमित विचार हैं उनको धरातल पर लाए। और वैसा करने से क्या होगा, thereby relieving the tensions and understands the problem। उससे उसकी घुटन कम होगी, कैथारसिस कम होगा, उसकी टेंशन दूर होगी और वो अपनी प्रॉब्लम को समझेगा। So this approach is particularly suitable when the counseling problem is emotional। जब कोई भी परामर्शग्राही संवेगात्मक समस्याओं से जूझता है
जैसे स्टेट ऑफ एंजाइटी, वरी और टेंशन, जब किसी प्रकार की चिंता का सामना करता है, तनावों का सामना करता है, संवेगात्मक समस्याओं से जूझता है, तो इस प्रकार की समस्याओं में ये काउंसलिंग बहुत सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि काउंसलिंग को मौका मिलता है अपनी बात को खुलकर कहने का और अपनी घुटन को बाहर निकालने का। तो इसमें मुख्य भूमिका ज़्यादा बोलना परामर्शग्राही का होता है और काउंसलर का काम केवल मात्र सुनना होता है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से इनकरेज करना होता है ताकि वो अपनी बात को, अपनी दमित जो थॉट्स हैं उसको बाहर निकाले। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं तीसरी काउंसलिंग के ऊपर, एक्लेक्टिक अप्रोच, यानी कि समन्वित उपागम। डियर ट्रेनीज, द काउंसलर में यूज अल्टरनेटिव बोथ द अप्रोचेज, नेमली डायरेक्टिव एंड indirectly या नॉन डायरेक्टिव, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द काउंसलिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, वाई recognizing the fact that individuals differ in terms of their needs, experience and personality. So both the counselor and the counselee are equally active in this type of counseling. जैसे आप नाम से समझोगे, समन्वित, दोनों का समन्वय है, जो पहली अप्रोच और जो दूसरी अप्रोच है, यानी कि जो वो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, ये दोनों का मिश्रण है। इसमें काउंसलर बोलता है, काउंसली सुनता है, फिर काउंसली बोलता है तो काउंसलर सुनता है, यानी कि दोनों प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रहते हैं और खुलकर विचार विमर्श करते हैं। तो इसमें कोई भी एक लाभार्थी श्रोता की भूमिका में होता है और दूसरी बार जो है वो श्रोता की भूमिका में काउंसलर होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। ये दोनों अप्रोचों का मिश्रण है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी, क्योंकि एक बेसिक एजम्पशंस है कि इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो डिफर करती है, उसके अनुभव अलग अलग होते हैं, उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। तो इस करके बोथ द काउंसलर एंड द काउंसलीज आर इक्वली एक्टिव इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग। दोनों ही इस टाइप की काउंसलिंग में सक्रिय रहते हैं। तो आशा है कि आप इन अप्रोचेस से परिचित हो गए होंगे। तो आइए अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि परामर्श ऐसे दो पक्षों के बीच सहायता दिए जाने पर आधारित संबंध हैं, और जिसमें एक सहायता लेने का तो दूसरा पक्ष सहायता देने का इच्छुक होता है, और इनमें सहायता देने वाला और इसके लिए प्रशिक्षित और समर्थ होता है, और ऐसी व्यवस्था में कार्य करता है जो सहायता दिए जाने या प्राप्त करने के अनुकूल होती है। अर्थात परामर्श के द्वारा लाभार्थी अपनी समस्याओं को अपनाना, उनके बारे में समझ विकसित करना, नए व्यवहारों तथा क्रियाकलापों का अर्जन करना तथा प्रभावकारी संबंधों का विकास करना सीखता है। इन नटशेल हम कहेंगे कि परामर्श व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी एवं सार्थक होता है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।